जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के यू टर्न के हवाले से। मुस्लिम लीग नून में आज अचानक तब्दीली आई। नून लीग ने आज अचानक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया और ये यू टर्न और ये तब्दीली आई नून लीग के आज अचानक होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास के हवाले से। नून लीग के अपने ही बहुत से रहनुमाओं को भी नहीं मालूम था कि आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास अचानक तलब किया गया है उसमें कौन कौन से फैसले अचानक किए जाने हैं। यहाँ तक कि मीडिया भी इन तमाम मामलात से लाइल्म रहा जब तक कि इसका ऐलान नहीं हो गया। और ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराही से अचानक दस्तबरदार हो गए। आपको याद है, मालूम है कि शहबाज शरीफ पहले ही इलाज की गर्ज से लंदन में है, लेकिन अचानक उसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही छोड़ देना और अपनी जगह राना तनवीर जो कि पार्लिमानी लीडर थे उन्हें पीएसी का सरबराह बना देना और ख्वाजा आसिफ को राना तनवीर की जगह पार्लिमानी सरबराह बना दिया जाना, ये नून लीग में जो अचानक फैसले किए गए, अचानक तब्दीलियां आई, अचानक एक बड़े यू टर्न लिए गए, इसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। सबसे पहले ये सवाल कि क्या शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और क्या शहबाज शरीफ ने पीएसी का ओहदा जिसे हासिल करने के लिए अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान 4.5 महीने तक डेडलॉक रहा, कौमी असेंबली में कोई कानून साजी ना हो सकी, अपोजिशन अपने उसूली मौक़िफ़ पे डट गई कि अपोजिशन लीडर के अलावा और कोई पीएसी का सरबराह नहीं बन सकता, तो अचानक शहबाज शरीफ का इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाना क्या किसी डील के लिए हो रहा है, क्या किसी ढील के लिए हो रहा है या किसी डील और ढील के तहत हो रहा है? ये बहुत से ऐसे सवालात हैं। इसके अलावा नून लीग के पार्लिमानी पार्टी के अंदर आज बहुत से इख्तलाफात खुल के सामने आए। बड़े बड़े अहम रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और मियां जावेद लतीफ जैसों ने पार्टी की क़यादत के किरदार पे सवालात खड़े कर दिए और ये भी सवाल किया कि आखिर नून लीग का बयानिया है क्या। इसी पर यही तमाम सवालात हम उठाएंगे। मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और जिन्होंने आज इन तमाम अचानक और बड़े बड़े यू टर्न टाइप फैसलों की मंजूरी दी है और साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज क्या हुआ अचानक, इतने बड़े बड़े फैसले, इतने बड़े बड़े यू टर्न, ना तो आपके अपने रहनुमाओं को पता था बहुत सारे कि आज क्या होने जा रहा है, ना ही मीडिया को मालूम था, तो आज हुआ क्या अचानक? नहीं, ये तो बड़ी कामयाबी है। अगर मीडिया को भी खबर नहीं हुई और ये तब्दीली आ गई है तो ये तो बड़ी कामयाबी है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये महसूस किया कि वो इन सारे ओहदों को वक्त नहीं दे सकते जो ये ओहदे मांगते हैं। ठीक, जो हमारा असूली मौक़िफ़ था, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ था, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं था, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं था, वो ये था कि हुकूमत डिक्टेट ना करे कि पीएसी का चेयरमैन कौन होगा। ये अपोजिशन ने फैसला किया। अच्छा, अपोजिशन ने फैसला किया शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो पीएसी के चेयरमैन होंगे। वो बन गए, बिल आखिर हुकूमत को समझ आई कि ये अपोजिशन का फैसला है, हमारा नहीं है, वो बन गए। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि वो शायद उसको पूरा वक्त नहीं दे पाते। पार्टी के सदर भी हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर भी हैं, वो ओहदा भी उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब के लिए छोड़ दिया। जो पीएसी के चेयरमैन का ओहदा है ये अपोजिशन ने फैसला करना है। हमारी तजवीज़ ये है कि राना तनवीर साहब को इस ओहदे पर लगाया जाए। ये सारी बात है, इसमें कोई और बिटवीन द लाइंस रीड करने की या कोई और इसको मकसद या इसको कोई और माना देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब, गवर्नमेंट ना तो पहले डिक्टेट कर रही थी ना गवर्नमेंट अब डिक्टेट कर रही है। उस वक्त भी जबकि ये डेडलॉक क्रिएट हुआ था, हुकूमत का जो है आधा हल्का वो शहबाज शरीफ के मुखालिफ था, हुकूमत का आधा हल्का शहबाज शरीफ की हिमायत में था, तो गवर्नमेंट तो उस वक्त भी डिक्टेट नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट में उस वक्त भी डिवीजन थी। तो जो काम आप लोगों ने आज किया है 4 महीने के बाद और जिसके लिए आप लोगों ने 4.5 महीने कौमी असेंबली को स्टॉल किए रखा कि वहां पर कोई कानून साजी नहीं हो सकी, तो जो आज किया ये कुछ अर्सा पहले क्यों ना हो सकता था? आपने वही बात कर दी जो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत कह रही थी कि शहबाज शरीफ ना हो,
इस पर अपोजिशन राजी नहीं थी। अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया था, अपोजिशन ने कहा कि वो ही बनेंगे, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार कहा मैं उसको नहीं बनने दूंगा। इस बात पर यह असूली मौक़िफ़ था कि जो फैसला अपोजिशन करे, जिसके हक में भी करे, ये ओहदा अपोजिशन के पास होता है, जिसके हक में वो फैसला करेगी उस पर ये काम होगा। तो वो उस वक़्त मौक़िफ़ रहा, वो बन गए। उसके बाद उन्होंने चलाया, मीटिंग्स भी की। अब वो आज भी मुल्क में नहीं है, बहुत सी मीटिंग्स होनी हैं PAC की, और उन्होंने महसूस किया, और ये आज का नहीं, ये तकरीबन 3-4 हफ्ते से ये मशवरा, उनके जाने से पहले मशवरा शुरू हुआ था और ये अब इख्तिताम को पहुंचा और वो अनाउंस कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हुआ शायद कान अब्बासी साहब के जो उसूली मौक़िफ़ था अपोजिशन का, और अपोजिशन में से खासतौर पे नून लीग का, वो उसूली मौक़िफ़ तो आपका आज खत्म हो गया कि जी PAC की सरबराही होनी ही अपोजिशन लीडर के पास चाहिए। असूली मौक़िफ़ ये था कि जो अपोजिशन नामज़द करेगी वही PAC का चेयरमैन बनेगा। इसमें इमरान खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है। वो ज़िद कर रहे थे कि ये शहबाज शरीफ नहीं बनेगा। अगर हम कहते हैं इमरान खान को तुम फलाने वज़ीर को वज़ीर नहीं बनाओगे, क्या वो कबूल कर लेंगे? ये जो चीज़ अपोजिशन का फैसला है, अब चेयरमैन को लीडर अपोजिशन को बनाए या ना बनाए, ये उनका फैसला है। उन्होंने फैसला किया लीडर अपोजिशन के हक़ में। इस दौरान में शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। हुकूमत ने शोर डाल दिया कि नहीं, हम नहीं होने देंगे। तो हम उस असूली मौक़िफ़ पर कायम थे कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का है, किसी और का नहीं है। नहीं अब्बासी साहब, उसूली मौक़िफ़ ये नहीं था कि अपोजिशन का कोई भी, अपोजिशन का उसूली मौक़िफ़ ये था कि पार्लिमानी रिवायात चलती हुई आई हैं कि सिर्फ अपोजिशन लीडर ही बन सकता है, ये था आपका उसूली मौक़िफ़। अब आप लोग अपने उसूली मौक़िफ़ से भी यू टर्न ले रहे हैं। नंबर 2, इसका मतलब है आपने कहा कि इमरान खान साहब की जिद थी कि शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ जिद पूरी करनी थी आप लोगों ने, अपोजिशन ने भी हुकूमत के अगेंस्ट जिद पूरी हो गई तो आप ओहदा छोड़ दिया। हमने ये कहा था कि जिसको अपोजिशन नॉमिनेट करेगी, वज़ीर-ए-आज़म को राइट नहीं है कि वो कहे कि अपोजिशन को एक कबूल है या नहीं है। और माजी में यही रवायत थी कि लीडर अपोजिशन ही बना करता था। तो उस वक़्त तो दोनों जो इश्यूज़ थे उस पर हम कायम थे कि लीडर अपोजिशन माजी में बनता रहा है और ये चॉइस अपोजिशन की है जिसको बनाए। अच्छा। ये इमरान खान डिक्टेट नहीं कर सकता कि PAC का चेयरमैन कौन होगा। ये असूली मौक़िफ़ था और आज भी उसी पे कायम है। नहीं, आज बहरहाल आप लोग उस उसूली मौक़िफ़ पे कायम नहीं है, अब आपको डिफेंड करना है किसी भी सूरत हाल। अब्बासी साहब, आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। अब ये बताएं कि क्या अपोजिशन लीडर की तब्दीली भी होगी? नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं है। ये मैंने भी, मुझसे कई सवाल किए जब मैं वहाँ से निकला, और ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। अब और एक सवाल ये भी आज रेज हो रहा है कि क्या शहबाज शरीफ अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सवाल ये भी रेज हो रहा है जो एक अचानक तब्दीली हुई है। बिकॉज मैं बार बार आपसे सवाल कर रही हूं कि वो ओहदा जिसके लिए 4.5 महीनों तक कौमी असेंबली को स्टॉल किए रखा अपोजिशन ने, कोई कानून साजी नहीं होने दी गई, आज अचानक उस ओहदे से दस्तबरदारी। तो बहुत से हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये किसी डील के या ढील के लिए हो रहा है या किसी डील या ढील के तहत हो रहा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ना यहाँ कोई डील है, ना। मैंने यही कहा था पहले ही कि इसमें कुछ और रीड ना करें, और हमें यही था कि इसमें बहुत से लोग बहुत सी बातें रीड करेंगे। ये सिर्फ PAC के काम को ज़्यादा बेहतर चलाने के लिए, क्योंकि वो वक्त नहीं दे पाते थे, तो ये फैसला किया गया। इसमें कोई और बात नहीं। ठीक है। और वन लास्ट क्वेश्चन आज से कि आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या हुआ? वहां बहुत से इख्तलाफात सामने आए, बड़े बड़े रहनुमाओं के, ख्वाजा साद रफीक, मियां जावेद लतीफ, जिन्होंने पार्टी की क़यादत के किरदार पे सवाल उठा दिए और ये भी सवाल किए कि जी आखिर पार्टी का बयानिया है क्या और पार्टी बोलते क्यों नहीं है, वोट को इज्जत दो का बयानिया पीछे क्यों चला गया है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है, तो ये पार्टी के अंदर तो आपकी बहुत इंतशार, बहुत दरार, बहुत सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्बिंग है अब्बासी साहब। जी, यही हर पार्लिमानी पार्टी में होता है, यही तो खूबी होती है। आप कभी कहते हैं कि जमहूरियत नहीं है जमातों में, तो वो हमेशा हर इख्तलाफ होता है, हर इशू पर इख्तलाफ होता है। आज भी साद रफीक साहब का अपना मौक़िफ़ था और उन्होंने पार्टी के हक़ में ही बात की, उन्होंने मुखालफत में बात नहीं की किसी बात के, अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। जावेद लतीफ़ साहब ने अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया। जो इस्टेब्लिशमेंट की बात की, वो उस इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहे जो आप कह रही हैं। वो एक उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जमात में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि खुलकर जमात सामने आए, ये उनका मौक़िफ़ है। अच्छा, तो बात करने का पूरा मौका दिया जाता है,
जो दूसरी जमातों में शायद नहीं दिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की एक और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ को एक और मोहलत, एक और सहूलत मिल गई है। क्या यही मोहलत और यही सहूलत कल नवाज शरीफ को मिलेगी? सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ को तो आज एक और मोहलत और सहूलत मिल गई। क्या कल यही मोहलत और सहूलत मिलेगी? संगीन गद्दारी केस में जनरल परवेज मुशर्रफ को आज एक बार फिर एक और मोहलत और सहूलत मिल गई। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत से जब आज उनके वकील साहब ने ना सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए बल्कि एक दरख्वास्त भी डाल दी खुसूसी अदालत के सामने कि जनरल मुशर्रफ की तबीयत इंतहा दर्जे की ख़राब है। जिस तबीयत की ख़राबी है उन्हें, वो उनके लिए जानलेवा सूरत हाल तक पहुँच गई है। वो चंद ही रोज़ पहले अस्पताल में एडमिट हुए हैं, जिसकी नई तस्वीरें खुसूसी अदालत के सामने मुंसलिक की गई पटिशन के साथ, मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ। जिसके बाद जो आज सुनवाई हुई उसमें खुसूसी अदालत ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 12 जून तक यानी कि रमज़ान के बाद तक जो कि पटिशन में दरख्वास्त की गई थी कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, रहम दिली और रहम के ग्राउंड्स पे जनरल मुशर्रफ को पेश होने की मोहलत दी जाए उनकी ख़राबी तबीयत और जानलेवा सूरत हाल की वजह से। और जिस बीमारी का वो शिकार हैं उसका इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर ही हो सकता है। तो इस दरख्वास्त को खुसूसी अदालत ने आज कबूल कर लिया और अब 12 जून तक परवेज मुशर्रफ को जो है पेशी से मोहलत और एक और सहूलत मिल गई है। इसके अलावा जनरल मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त भी जो है वो डाली जा चुकी है, जिस पे खुसूसी अदालत ने वफाकी हुकूमत को और उसके मुतल्लिका इदारों को जो है नोटिस भी जारी कर दिया है। तो एक तरफ इस केस में जनरल मुशर्रफ की रिहाई, वो भी उस पर कुछ पेशरफ मुतवक्के है और उन्हें 12 जून तक की मोहलत मिल गई है। कल नवाज शरीफ की इसी किस्म की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर समाअत होगी। उनकी भी वही वजूहात हैं, खराबी तबीयत, सूरत हाल जानलेवा है, इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर हो सकता है। तो जिन ग्राउंड्स पे जनरल मुशर्रफ को बार बार सहूलत मिल रही है, क्या उन्हीं ग्राउंड्स पे यकसां नवाज शरीफ को भी कल सहूलत मिल सकती है? ये सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठाने से पहले आपको दिखाते हैं कि 28 मार्च को जनरल मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर हमारे साथ प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा था कि सिस्टम ही नाकाम हो चुका है जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने में और सिस्टम जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान नहीं ला सकता। क्या कहा था उन्होंने? टेक अ लिसन। आप बताएं कि क्या आपके मौकिल 2 मई को पाकिस्तान आएंगे, अदालत के सामने सरेंडर करेंगे? आज इंटरपोल ने रिफ्यूज कर दिया, तमाम कोर्सिव मेयर्स फेल हो गए, सिस्टम परवेज मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान नहीं ला सकता। ये ऑन रिकॉर्ड चीज आ चुकी है। वो आएंगे तो खुद आएंगे। सिस्टम जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान नहीं ला सकता, वो आएंगे तो खुद आएंगे। इसी मामले पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और दानिश्वर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जनरल मुशर्रफ को एक और मोहलत मिल गई है, एक और सहूलत मिल गई है। वजूहात वही हैं, खराबी सेहत की और जानलेवा सूरत हाल है, इलाज सिर्फ मुल्क से बाहर हो सकता है, जो कि नवाज शरीफ की भी वजूहात हैं। तो अगर आज जनरल मुशर्रफ को एक बार फिर मोहलत और सहूलत मिली है तो क्या कल नवाज शरीफ को इन्हीं वजूहात की बिना पर भी मिल सकती है यही मोहलत और सहूलत? देखिए, खसूसी अदालत का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए वो कोई नज़ीर है। लेकिन एक फितरी इंसाफ के जो असूल हैं उनके मुताबिक तो ये बात कही जा सकती है कि अगर किसी शख्स के बारे में डॉक्टर्स ये कह रहे हों कि उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता
या उसका इलाज बेहतर है कि बैरून मुल्क हो जी। जाए और उसके वही मुआलज करें जो पहले करते रहे हैं, तो फिर अदालत को भी गौर करना पड़ेगा इस बात पर, क्योंकि हम एक इंसानी मुआशरे में रह रहे हैं और जिन लोगों से मामला हो रहा है वो अवाम के एक बड़े हल्के में अपना असर और रसूख रखते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनके मुखालिफ भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हामी भी उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सूरत में अदालत जो है वो यकसर माहौल को नज़रअंदाज करते हुए और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए तो बहरहाल आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए तवक्को रखनी चाहिए कि जो ढील परवेज़ मुशर्रफ साहब को मिल गई है वही नवाज शरीफ साहब के हिस्से में भी आ जाएगी या आ जानी चाहिए। शामी साहब, लेकिन इसका एक और पहलू भी है और वो ये कि अब तक तो मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पे ये लेवरेज लेती रही है या ये हाई मॉरल ग्राउंड रहती रही है कि डिक्टेटर्स और ख़ासतौर पे जनरल मुशर्रफ का हवाला दे के कि उनके खिलाफ केसेस थे लेकिन वो मुल्क से बाहर भाग गए और आज तक वापस ना आए। लेकिन उसके जवाब में मिसाल देते हैं नवाज शरीफ की कि वो अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के पाकिस्तान वापस भी आए, उनकी जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त किया। तो अब जबकि जनरल मुशर्रफ को बार बार सहूलत मिल रही है या बार बार वो सहूलत अवेल कर रहे हैं या बार बार वो कतरा रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों को फेस करने से, तो कल अगर नवाज शरीफ को ये मोहलत मिल जाती है, जो नून लीग का सियासी हाई मॉरल ग्राउंड है वो लूज कर जाएंगे। क्या आप नहीं समझते, खासतौर पे आज जबकि शहबाज शरीफ की वापसी के भी उनके पीएसी सरबराही से दस्तबरदारी के बाद उनकी वतन वापसी के इम्कानात भी जो है मादूम हो चुके हैं? देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनका यहाँ कोई हल्का नहीं है हमायत का। उनकी जमात जो है वो चंद नशिस्तें भी उसकी कौमी असम्बली में या किसी सूबाई असम्बली में मौजूद नहीं है और उनकी सारी जो हमायत थी वो सिमट और सुकड़ चुकी है। इसलिए अगर वो नहीं आते पाकिस्तान में तो उसके वो असरात मुरतब नहीं होते उनकी शख्सियत पर या उनकी सियासत पर या उनके मुस्तकबिल पर, जो नवाज शरीफ साहब के बारे में मुरतब हो सकते हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा है और शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं और पंजाब में उनका बेटा जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है। तो अगर तो उनकी बीमारी का इलाज करने में कुछ देर लगती है और कुछ दिन लगते हैं, वो तो बात एक मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये तासुर मिले कि बीमारी के बहाने बाहर रहने को तरजीह दी जा रही है और कानून से बचा जा रहा है, तो इसके बड़े मनफी असरात उनकी सियासत पर मुरतब होंगे और ये वो असरात हैं जो ना नवाज शरीफ साहब अफोर्ड कर सकते हैं ना शहबाज शरीफ साहब अफोर्ड कर सकते हैं। और इसी वजह से जब उनको सजा दी गई थी तो अपनी बीमार अहलिया को छोड़कर नवाज शरीफ पाकिस्तान आने पर मजबूर हुए थे और आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी नैब की हिरासत में जाना पड़ा था और उन्होंने कई हफ्ते जेल की हवा खाई थी। तो जो सियासत अगर करनी है और सियासत में अगर रहना है तो फिर मुकदमों का सामना भी करना पड़ेगा और अदालत में भी पेश होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आज प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज की एक और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आखिरकार मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद तामीर का आज रख दिया गया, इसकी अहमियत क्या है, लेकिन इस पे सवालात और एतराज़ात अभी तक बरकरार हैं। ये सब बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब बात करेंगे मोहम्मद डैम की तामीर के हवाले से।
5 दहाइयों की ताखिर के बाद बिला आखिर आज मोहम्मद डैम के तामीराती काम का संगे बुनियाद रख दिया गया, जिससे पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के एक नए बाब का आगाज होगा। मोहम्मद डैम का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में क्या किरदार है, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बस कुछ सालों का इंतजार, फिर बिजली की फराहमी, पानी की फरावानी होगी। एक और अहम संगे मील उबूर, वजीर आजम इमरान खान ने मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पेशावर को पीने के लिए यौमिया 30 करोड़ गैलन पानी मयसर होगा। 700 फीट बुलंद डैम में 1.293 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा किया जा सकेगा। मोहम्मद डैम की तामीर नवंबर 2024 में मुकम्मल होगी। मंसूबे पर 2.6 बिलियन डॉलर्स की लागत का तखमीना है। मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब में आर्मी चीफ और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी शिरकत की। वफाकी और सूबाई वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। पाकिस्तान की आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी का इजहार किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने संगे बुनियाद रखा अपने खिताब में। क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने, टेक अ लिसन। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको आज ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जुडिशरी का काम वो नहीं था जो आपने किया। साकिब निसार साहब, आपको आज इस प्लेटफॉर्म से खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान फ़ौज को कि वाकई हम आज अपनी फ़ौज को सलाम पेश करें कि वो एक इस मुल्क में अमन कायम कर दिया उन्होंने। ये जो डैम बनता है, ये डैम 5 साल में नहीं बन सकता, इसलिए डैम ही नहीं बनते। जो 60 की दिहाई में डैम बने थे, उस वक्त अयूब खान थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, लेकिन उनको दाद दी जाए कि उन्होंने दूर का सोचा, डैम्स का सोचा और मुल्क जो तरक्की किया, सस्ती बिजली थी, प्लानिंग कमीशन थी, आगे का सोचती थी, इदारे मजबूत थे। हो सकता है कि हम 5 साल से थोड़ा जल्दी भी कर दें, इसलिए नहीं कि इलेक्शन है, इसलिए कि इसका फायदा जल्दी से होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद डैम की तामीर का संगे बुनियाद आज रखा जाना, वो भी 5 दहाइयों की ताखीर के बाद, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही ये भी फैक्ट है कि मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका, इसके कॉन्ट्रैक्ट पे उठाए गए एतराज़ात और सवालात के ताहाल जवाबात नहीं आए। और आपको याद दहानी करवाते हैं कि 18 जनवरी को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जिन टेक्निकल एतराज़ात का जिक्र किया था, वो क्या कुछ थे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, ये पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। ये ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़ा शार्प। आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। और आज भी अपोजिशन के खदशात और एतराज़ात मोहम्मद डैम की तामीर के हवाले से दूर नहीं हुए। नून लीग का इस हवाले से क्या कहना था, वो सुनिएगा। आज के दिन जबकि वहाँ पे एक इफ्तिताह का ड्रामा हो रहा है, सियासी ड्रामा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बैंकरप्सी है, इस दिवालियापन है इस हुकूमत का। क्रेडिट लेते हैं तो माजी की हुकूमत का जो है क्रेडिट लेते हैं। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने डैम्स के ऊपर सियासत शुरू की और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने भी दियामीर भाषा डैम के नाम पे सियासत की और कौम को तशहीरी मुहिम अपनी चला के पब्लिसिटी करके डैम के नाम पे फूल बनाया और कौम से वादा किया कि मैं वहाँ चारपाई डाल के डैम बना के और शुरू करके जाऊँगा। आज मौसूफ लंदन के अंदर कहीं बैठे हैं या कहाँ हैं हमें नहीं मालूम, चूँकि दियामीर भाषा डैम की साइट पे हमने उनकी चारपाई तलाश करने की बहुत कोशिश की है, हमें कहीं नज़र नहीं आई है। और अब
ये कहा जा रहा है कि जी हमने तो सिर्फ कौम को शऊर पैदा करने के लिए मुहिम चलाई थी। मोहम्मद डैम की तामीर का आखिरकार संगे बुनियाद पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, लेकिन अपोजिशन को अभी भी इस पे खदशात और एतराज़ात क्यों हैं, यही सवाल हम सामने रखेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान के, जो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। आज आप भी उस संगे बुनियाद की तकरीब में शामिल थे और एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिलाशुबा मोहम्मद डैम की तामीर का, लेकिन अपोजिशन को अभी भी इस पे खदशात और एतराज़ात हैं। और सबसे बड़ा एतराज़ ये कि लीगी दौरे हुकूमत के मंसूबे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे गवर्नर साहब? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पूरे साउथ एशिया, साउथ वेस्ट के अंदर और पूरे इस रीजन के अंदर पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है जो हमारे पास सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज होने के बावजूद सबसे कम डैम बने। जो मंगला तरबेरा है वो हजारों की तादाद में चाइना के अंदर है। इस वक्त बदकिस्मती से हमारी बहुत कम जो हाइडल पावर है, पावर के अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, और अगर हम ये 40% तक नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज भी इस पोजीशन में नहीं आएंगी कि वो दुनिया के अंदर compete कर सके। पिछले 50 साल से डैम नहीं बने। क्यों नहीं बने? हर हुकूमत ने ये सोचा कि वो मंसूबा होना चाहिए जो उसके दौर हुकूमत में ही खत्म हो जाए और उनको आगे इलेक्शन का फायदा हो। हमने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा, कौम के लिए नहीं सोचा, अपने मुल्क के लिए नहीं सोचा, हमने हमेशा अपनी हुकूमत अपने जात के लिए सोचा। इसीलिए वो मंसूबे जो 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल में मुकम्मल होते हैं उनके ऊपर हमने अमल नहीं किया पिछले 40-50 साल से। और इसको मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि 60s के बाद से डैम, हालांकि ये वो डैम है, ये इसकी फेजिबिलिटी बनी थी उसी वक्त जब वर्सक डैम की बनी थी, आज से 54 साल पहले, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था। इसी तरह कहीं ज्यादा ऐसे साइट्स है जिसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम में आज खास तौर पे हमसे बात कर रहे थे मोहम्मद डैम के संगे बुनियाद के हवाले से। प्रोग्राम क्लोज करने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम सी खबर कबायली ज़िला मोहम्मद के हवाले से। कल से खबर गर्दिश कर रही है कि कबायली ज़िला मोहम्मद में एक खातून ने सिक्योरिटी एहलकार को फायरिंग करके जाँ भाग कर दिया, और इस खबर के हवाले से बहुत सी अफवाहें, बहुत सी सरगोशियाँ गर्दिश में हैं। हमने इस खबर के हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है कि आखिर कबायली ज़िला मोहम्मद में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो वो हक़ाइक़ आज हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाके से, मोहम्मद के इलाके से, आज न्यूज़ के रिपोर्टर फारूक महसूद। अस्सलाम वालेकुम फारूक महसूद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो ज़रा बताइएगा पूरी तफसील के साथ कि यह वाक़या क्या हुआ कबायली ज़िला मोहम्मद में, क्या इसके हक़ाइक़ हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच गरीदा। ये असल में जनूबी ये जो इलाका है मोहम्मद का, इसके तहसील है साफी, और उसका जो इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो है मोहम्मदगढ़। ये मोहम्मदगढ़ में ये इलाका वाक़या जो है पेश आया है, गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश है, और कल जो है इस हवाले से मुख्तलिफ किस्में जो एहतजाज हैं वो एहतजाज जारी था, और आज जो है वो एहतजाज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वाक़या कुछ यूँ है कि रात की तारीकी में एक शख्स जो कि मुबैना तौर पर FC एहलकार बताया जाता है, वो FC एहलकार एक घर में जाता है, और उस घर में जो घर के जो मर्द हैं वो, चूँकि इस इलाका ये दूर अफ्तादा इलाका है और बड़ा गरीब लोग या जो है ये यहाँ पे होते हैं, और ये डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, मुख्तलिफ शहरों पे, मुख्तलिफ सिटीज में रोजगार की तलाश में होते हैं। तो घर में कोई नहीं था, तो घर में रात की तारीकी में एक शख्स गया है जो कि मुबैना तौर पे FC एहलकार बताया जाता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा जब जो खातून है घर में, उन्होंने उनसे पूछा कि कौन है, तो इसमें कहा गया है, जो जवाब था उसका, कि सर्च ऑपरेशन है। तो खातून जो थी उन्होंने कॉल की है अपने जो घर वाले हैं उनको, मर्दों को, तो उन्होंने वो जो मर्द थे उन्होंने फिर FC उसमें से रब्ता किया कि कोई सर्च ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सर्च ऑपरेशन नहीं है। तो इसके बाद फिर जो खातून का थी उनको अपने घर वालों ने बताया कि अगर कोई भी ये दरवाज़ा तोड़ता है तो शायद ये कोई दहशतगर्द हो सकते हैं, तो आप इस पर फायर कर सकते हैं। तो उसमें उसने जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ा है तो उन्होंने जो है फायरिंग कर दी है। उस फायरिंग के बाद
वो जो एक जो शख्स था वो जाम भाग हो गया। और उसके बाद कल के दिन जो है वो ये वाकया बताया गया इलाके में, तो उन्होंने एहतजाज का जो वो था सिलसिला शुरू किया और एहतजाज चल रहा था। और उनका यही कहना था कि जो यहाँ पे हमारे साथ फारूक इसमें दो मामलात, एक तो जो पहलू बताया जा रहा है 10 दराजी का, उसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा, ऐसा कोई वाकया पेश आया कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन कुछ इसकी हो रही है, कोई FIR है, और क्या उस खातून का नाम FIR में है, ये जरा कंफ्यूजन है, वजाहत कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है कि हुआ ही कुछ यूं है कि इस इलाके में चूंकि अभी रिसेंटली ये इसके इलाके का मर्जर हुआ है कबायली अजला में, इसमें जो DPO है उनके से जो हमने बात की है, अब तक वो कह रहे हैं कि जो FIR है वो उस हवाले से तहकीकात जारी है। जो ही जो मामला है उसके हवाले से पहलू है वो जांच पड़ताल जो है वो पूरी होगी, तो उसके बाद ही जो है ना ये कुछ बताने में या FIR जो है वो काटने में के मजाज होंगे, वो FIR काटेंगे। लेकिन अब जो है आज इनका जिरगा हुआ है, जिरगे में जो कबायली मशरान थे, सियासी पार्टी के लोग थे और उसके साथ साथ मकामी MNA भी थे, उन्होंने जो उसके मकामी इंतजामिया से रवो किया। उन्होंने ये कहा है कि हमें जो ये जो फैमिली है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और उसके साथ साथ जो कोई भी अगर सर्च ऑपरेशन होता है यहाँ पे तो मकामी मशरान उनको इत्मीनान बहुत बहुत शुक्रिया फारूक महसूद इलाके से हकाइक बताने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।